अगर आपको शक है कि आपकी कुंडली में चुनौतियां है या समृद्धि है, अच्छी है या नहीं, या तो आपके जीवन में और चुनौतियों की ओर झुकाव है या आपके जीवन में और भाग्य है, तो इन 5-6 नियमों का पालन करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी कुंडली को कैसे देखना चाहिए। और इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार और आदाब। आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर आपके साथ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कई बार लोग मेरे पास पहुंचते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं इस ज्योतिषी के पास गया था, उस ज्योतिष के पास गया था और इन सभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया या कई ज्योतिषियों ने मुझे बताया कि मेरा चार्ट बहुत अच्छा है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरा चार्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरी कुंडली के कारण मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं 2025 के लिए चंद्र राशि विश्लेषण पर एक लंबा वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन पिछले 7 या 8 दिनों से मैं ठीक नहीं चल पा रहा हूं और मैं आमतौर पर ठीक हूं। मैं कुछ दिनों से बिस्तर पर था, लेकिन मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता। अभी भी मेरे गले पर थोड़ा दबाव है, लेकिन शायद अगले 2-3 दिनों में मैं लंबे वीडियो के लिए ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, ताकि हमें कुछ दिशा मिल सके और शायद हमारे राशिफल को देखने के तरीके के बारे में अधिक गहन जानकारी मिल सके। अब आमतौर पर अगर आप इन 4-5 नियमों का पालन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली किस तरफ झुकी हुई है। हालांकि ये सामान्य नियम है, ये ऐसे नियम नहीं है जिनका आपको पालन करना होगा, क्योंकि कुछ नियमों के बावजूद कुछ कुंडली अभी तक उनका पालन नहीं कर सकती है। आपको लग सकता है कि वे अन्य कारणों से अपेक्षाकृत ठीक लग रही हैं, जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो सामान्य तौर पर यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो नियम नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप पहली बार किसी भी कुंडली या अपनी खुद की कुंडली को देखते हैं तो केंद्र घरों या त्रिकोण घरों में अधिक ग्रहों की उपस्थिति देखें। केंद्र घर पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर हैं और त्रिकोण घर 5वें और 9वें हैं, और यहाँ तक कि पहला घर भी त्रिकोण घरों में शामिल है। इसलिए यदि आपके केंद्र घरों या त्रिकोण घरों में अधिक ग्रह हैं तो आपको आमतौर पर दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक शुभ परिणाम मिलेगा। लेकिन यदि ग्रह अच्छे शुभ घरों में स्थित है, मेरा मतलब है कि जब वे केंद्र या अच्छे घरों में स्थित हो तो वे आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यहाँ इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपके पास 1, 2 जो कि चंद्रमा है, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर सूर्य और फिर मंगल। 5 इकाइयां या 5 ऊर्जाएं, 50% से अधिक ऊर्जाएं केंद्र घरों या त्रिकोण घरों में है। भाग्यशाली घर, बेहतर घर। इसलिए आमतौर पर जब आपके पास त्रिकोण घरों या केंद्र घरों में अधिक ग्रह होते हैं तो आमतौर पर आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। ठीक है, इस कुंडली में अन्य ग्रह भी खराब स्थिति में नहीं है। उदाहरण के लिए दूसरे घर और वृषभ में राहु खराब स्थिति में नहीं है, नहीं 12वें घर में शनि है जो कि धूल का कारक है। इसलिए कुल मिलाकर यह कुंडली ऊर्जा अच्छी दिखती है। उदाहरण के लिए शुक्र को मैंने इस चार्ट में नहीं रखा है, लेकिन शुक्र कहीं भी हो सकता था। ये दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर में हो सकता था, लेकिन ये काफी भीड़ है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि केंद्र या त्रिकोण घरों में अधिक ग्रह होने का मतलब है कि आमतौर पर यह एक शुभ स्थिति है या आमतौर पर भाग्यशाली पक्ष में है। जब तक आपके केंद्र या त्रिकोण भाव में ग्रह न हो, लेकिन उनमें से कुछ नीच या ग्रहण में हो, तो थोड़ी अधिक चुनौतियां हो सकती हैं। फिर भी वे अन्य भावों की बजाय त्रिकोण या केंद्र भाव में स्थित दशा में बेहतर है। उदाहरण के लिए 6ठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में खराब दशा 5वें या 9वें भाव में त्रिकोण भाव में खराब दशा से भी बदतर हो सकती है। तो आइए नियम नंबर 2 को देखें। नियम नंबर 2 लग्न में ऊर्जा के बारे में है। तो पहला नियम त्रिकोण भाव और केंद्र भाव में ग्रहों के बारे में था। नियम नंबर 2 लग्न की स्थिति या गरिमा को देखना है। लग्न का पहला भाव, यदि आपके पहले भाव में अधिक ग्रह ऊर्जाएं हैं तो आप पाएंगे कि समृद्ध परिणाम के बावजूद अच्छे परिणाम व्यक्ति हमेशा अधिक सोचते हैं। पहले भाव में बहुत अधिक ऊर्जा होती है तो कई बार उनमें अनावश्यक भय, अनावश्यक असुरक्षा, अनावश्यक ओम। आप जानते हैं कि रिश्तों को देखें कि उन्हें किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, और जिन लोगों पर वे भरोसा करते हैं वे बहुत कम दिखाई देते हैं। स्वयं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित होता है और इसलिए वे हमेशा स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं। मेरी सुरक्षा, मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा, मेरी भलाई, मेरी शांति, मेरी खुशी,
मेरा पैसा और वह सब। इसलिए यदि गरिमा अच्छी है या प्रथम भाव यदि अधिक शुभ ग्रह स्थान, लाभ ग्रह स्थान है, तो व्यक्ति अभी भी सोचेगा या ध्यान अभी भी स्वयं पर हो सकता है। हालांकि परिणाम समृद्ध परिणाम या अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन व्यक्ति अभी भी एक विचारक या अधिक विचारक हो सकता है। लेकिन आमतौर पर व्यक्ति को मिलने वाले परिणाम अच्छे होंगे। उनके पास अच्छी नौकरी होगी, उनकी अच्छी शिक्षा होगी, उनके पास जीवन की अच्छी गुणवत्ता हो सकती है, उनके पास बैंक में पैसा होगा। आमतौर पर पैसे का कम प्रवाह हो सकता है। इसलिए लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लग्न में जितने अधिक शुभ ग्रह होंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आपके पास और भी पाप ग्रह हैं, उदाहरण के लिए यहाँ इस विशेष मामले में आपके पास सूर्य और शनि है। अब आपके पास हमेशा शनि और सूर्य की यह यंग और यांग ऊर्जा अन्य घरों में भी हो सकती है, लेकिन लग्न में यह आपके मन में संदेह भी पैदा कर सकता है। कभी कभी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी कभी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, खासकर क्योंकि यहाँ शनि और बुरा भी DSHA में है, तो यह भी देखा जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लग्न में या लग्न की स्थिति में अधिक ग्रह हो, लग्न में अधिक शुभ ग्रह आपके लिए बेहतर परिणाम देते हैं। लग्न में अधिक पाप ग्रह, उदाहरण के लिए आपके पास मंगल, शनि, राहु और केतु है, तब अधिक चुनौतियां हो सकती हैं। तो फिर नियम नंबर 2 लग्न की गरिमा को देखें, लग्न का पहला घर। तो चलिए नियम नंबर 3 पर चलते हैं। नियम नंबर 3 स्वयं लग्न के स्वामी की स्थिति है। लग्न के स्वामी की गरिमा क्या है? लग्न नहीं, पहला घर नहीं, बल्कि पहला घर का स्वामी। पहला घर का स्वामी कहाँ स्थित है? ये किस गरिमा में है? क्या ये किसी पहलू में स्थित है? क्या ये किसी खास युति में स्थित है? तो प्रथम भाव के स्वामी या लग्न के स्वामी की गरिमा या स्थिति महत्वपूर्ण है। यहाँ लग्न में शुक्र है, तो आप जानते हैं कि यह महापुर योगों में से एक है, तो यह एक अच्छा योग है। तो दूसरी ओर अगर मंगल के लिए एक बुरे योग या मालवीय योग या हंस योग या रक्त योग की जगह बुध या बृहस्पति के लिए इनमें से कोई भी लग्न में नहीं है, तो आपको शानदार परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी राशियों में है और लग्न भी अच्छा है। हालांकि अगर लग्न का स्वामी अन्य 3 लिंग भावों या त्रिभावों में से किसी एक में जाता है, जब तक कि वह वहां नीच का न हो, तो परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। यदि लग्न का स्वामी किसी त्रिकोण भाव या केंद्र भाव में जाता है, तो लग्न के स्वामी की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक और बात, तुला लग्न के बारे में आपको एक अनोखी बात देखने को मिलेगी। तुला लग्न के लिए आप पाएंगे कि लग्न स्वामी शुक्र त्रिकोण भावों में से एक में उच्च का हो जाता है। माफ करें, एक दुष्टनामी जो कि छठा भाव है, वह वहां उच्च का हो जाता है और दूसरे दुष्टना में वह अपनी ही राशि में चला जाता है। शुक्र 8वें भाव में बहुत बुरा नहीं करता है, इसलिए तुला लग्न के जातकों के लिए यह उनके लिए थोड़ी अच्छी बात है कि दुष्टना में भी लग्न स्वामी अच्छा करता है। दूसरी बात, शनि 4थे और 5वें भाव का बहुत मजबूत योग कारक शासक है और यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि आमतौर पर ये लोग मजबूत मांडलिक नहीं बन पाते, क्योंकि चौथे भाव में मंगल होता है जो कि मांडलिक स्थिति है, लेकिन यहाँ मंगल उच्च का हो जाता है। मंगल 7वें भाव में होता है लेकिन अपनी ही राशि में, इसलिए मांडलिक की अशुभता भी दूर हो जाती है। बस आपको थोड़ा और गहराई से बताता हूँ। तो फिर से नियम पर आते हैं। लग्न स्वामी की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर लग्न स्वामी क्ला भावों के त्रिभावों में अच्छी राशि में स्थित है, तो कुंडली, जो कि तीसरा नियम है कि कुंडली अशुभ पक्ष की बजाय भाग्यशाली पक्ष की ओर अधिक हो सकती है। नियम संख्या 3 के लिए लग्न स्वामी की गरिमा का स्थान। पहले हम तुला लग्न के शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लग्न स्वामी सूर्य का उदाहरण देखते हैं। सूर्य चौथे भाव में जाता है लेकिन वृश्चिक राशि में, तो तुला राशि के लिए यह एक बेहतर स्थान था, लेकिन सिंह राशि के लिए सूर्य चौथे भाव में और वृश्चिक राशि में केंद्र भाव में होने पर थोड़ा अधिक कठिन स्थान हो सकता है। दूसरा, सूर्य 7वें भाव में जा रहा है जो कि एक और केंद्र भाव है, लेकिन अब ये शनि राशि में है, तो थोड़ी अधिक चुनौतियां हैं। हालांकि सूर्य का त्रिकोण भाव में जाना 5वें भाव, 9वें भाव या यहाँ तक कि 10वें भाव में शानदार स्थान हो सकता है। यह आपको बहुत बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। ठीक है, अब चौथे नियम पर आते हैं। नियम नंबर 4 योगों और दशाओं के बारे में है। योग या दशाएं किस प्रकार स्थित है? ग्रह यदि केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में भी हो तो भी योग या दशा का ध्यान रखें। तो आइए इसे देखें। आपके पास अंगारा दशा में राहु और मंगल है। ठीक है, अंगारा दशा में राहु और मंगल है। फिर आपके पास विष दशा में शनि और चंद्रमा है। यह उल्टा भी हो सकता था। राहु और शनि एक साथ एक आकृति दशा में हो सकते थे। अब आपके पास केतु और शुक्र एक साथ है। केतु शुक्र की सारी ऊर्जाओं को अवशोषित कर रहा है, इसलिए भौतिक परिणाम कम हो सकते हैं। शुक्र के पहलुओं में से एक निश्चित रूप से कम हो जाएगा, या तो अंतरंगता या प्यार और स्नेह या जीवन की गुणवत्ता या बैंक में पैसा, या आपको जो परिणाम मिल रहे हैं भौतिक परिणाम,
आप जो संपत्ति बना रहे हैं उनमें से एक पीड़ित या कम हो सकता है। फिर बुध नीच पंथदा में है, लेकिन बृहस्पति के साथ होने पर भी, हालांकि यह नीच है, यह दुर्बल है, लेकिन दुर्बलता रद्द है। हालांकि दुर्बलता रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि विखंडन पूरी तरह से दूर हो जाता है। इसका मतलब है कि विखंडन अभी भी होता है, हालांकि दुर्बलता के प्रभाव कम हो जाते हैं। अब बृहस्पति और बुध के बीच की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या दुर्बलता रद्द प्रभावी है या नहीं। इसी तरह कोई भी दशा या योग, युति, डिग्री अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी चीज जो आपको देखने की जरूरत है वह है कि चार्ट में कितनी दशाएं हैं या कितने योग हैं। तो इसके बावजूद मान लीजिए कि हम इसे रॉ और मंगल के बजाय बदलते हैं। उदाहरण के लिए वो मंगल और चंद्रमा, ये क्षमा करें, मंगल और चंद्रमा बन जाता है। ये चंद्र मंगल योग का उदाहरण बन जाता है। यह एक अच्छा योग है। फिर आपके पास वो मंगल और चंद्रमा के साथ के बजाय मान लीजिए कि आपके पास चंद्रमा या बृहस्पति एक साथ है। फिर आपके पास गचेस योग है, ठीक है, या आपके पास नवमेश है, क्षमा करें, आपके पास नवमेश मंगल है और दशमेश बृहस्पति है। यह एक प्रबल धर्माधिपति योग है जो सबसे शुभ योगों में से एक है। तो आपके पास जो योग है उसके आधार पर उदाहरण के लिए एक और योग है शुक्र और चंद्रमा का चौथे घर में एक साथ होना, जो एक प्रबल राजी योग है। तो योग या दशा के आधार पर परिणाम भी उसी के अनुसार आ सकते हैं। फिर अगला नियम यह है कि राहु और केतु की दृष्टि में कितने ग्रह हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ और चलिए एक एक करके वामावर्त चलते हैं। यहाँ आपके पास राहु से मंगल है। हम राहु से शुरू करते हैं। मंगल राहु है, मंगल राहु की दृष्टि में है, या हाँ ये केतु की दृष्टि में है, केतु की 9वीं दृष्टि में है। फिर चंद्रमा, हाँ चंद्रमा राहु की 5वीं दृष्टि में है। क्या बृहस्पति राहु या केतु की दृष्टि में है? नहीं। तो क्या शुक्र राहु या केतु की दृष्टि में है? हाँ, शुक्र राहु की 9वीं दृष्टि में है। और फिर लग्न में 2 ग्रह सूर्य और शनि दोनों केतु की 5वीं दृष्टि में है। तो बुध और बृहस्पति के अलावा अन्य सभी ग्रह राहु केतु की 5वीं या 9वीं दृष्टि में है। अब ये क्या करता है? यह ग्रह को या तो उच्च भूख या लालच का प्रभाव देता है। ग्रह को प्रभावित करने वाला राहु ग्रह की अपने क्षेत्र में भूख या लालच की प्रवृत्ति को इस हद तक बढ़ा देगा कि गलत निर्णय भी लिए जा सकते हैं। व्यक्ति गुमराह हो सकता है। दूसरी ओर किसी ग्रह पर केतु का प्रभाव ग्रह की भौतिक परिणामों की भूख या लालच के प्रभाव को नकार या कम कर सकता है। दूसरी ओर ग्रह के परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्ष की आवश्यकता हो सकती है। तो राहु और केतु के प्रभाव में जितने अधिक ग्रह होंगे, या तो दृष्टि या युति के माध्यम से, तो राहु और केतु का प्रभाव अधिक हो सकता है। आमतौर पर राहु और केतु का प्रभाव इतना मित्र नहीं लगता है। ये कुछ नियम है जिनका पालन आपको अपनी कुंडली देखते समय करना चाहिए। जब आप अपनी कुंडली देखते हैं, क्योंकि तब वे आपको कुछ दिशा देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि धूल में अधिक ग्रह होने का मतलब है कि कुंडली खराब है। उदाहरण के लिए मेरे लिए 3 ग्रहों को छोड़कर जो या तो केंद्र या त्रिकोण भाव में है, मेरी कुंडली में मेरे 6 ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में नहीं है। वास्तव में उनमें से 5 धूल में है, उनमें से 5 धूल में है। मुझे कुल मिलाकर अच्छा जीवन मिला है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि मुझे 10वें घर में धाकर माधिपति योग मिला है और मेरे चौथे घर में बहुत मजबूत बृहस्पति है जो धूल के अंतर्गत आने वाले अन्य ग्रहों को देख रहा है। 8वें घर में 4 ग्रह बृहस्पति के 5वें पहलू के अंतर्गत है। बृहस्पति चौथे घर में बहुत अच्छा करता है। हम सभी स्पष्ट कारणों से जानते हैं। इसलिए कई स्थान अच्छे लग सकते हैं, लेकिन योग या दोष पहलुओं के कारण अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग सकती है, फिर भी वे आपके जीवन या काम के क्षेत्र के आधार पर ठीक या अच्छे हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी दोनों ग्रहों का धूल में जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पास जीवन के उस क्षेत्र की ओर अधिक दिशा है। आपको जीवन के उस क्षेत्र की ओर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे हमें करने की आवश्यकता है जिसके कारण आपके पास उस धूल में अधिक योजना है, न कि केवल इसलिए कि उसका उद्देश्य आपको दुर्भाग्य लाना है। इसलिए गहरे स्तर पर उन चीजों को देखने की जरूरत है, लेकिन 70,000 फीट या 50,000 फीट के स्तर पर ये 5 नियम आपको बताएंगे कि क्या आपकी कुंडली बेहतर भाग्य की ओर अधिक झुकाव रखती है। थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण हिस्सा। तो दोस्तों, अपनी कुंडली देखें, कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको संदेह है कि आपकी कुंडली एक तरफ अधिक झुक रही है या और मुझे एक और लंबा वीडियो बनाने के लिए कुछ और दिन दें। तब तक आप खुद को सुरक्षित रखें और खुश रहें। तो चाओ।